कैसे हो बच्चों? ठीक है, तो हमारी मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा एक रेफरेंस है जिससे हम अपनी मोशन को, पोजीशन को देखते हैं कि जैसे मैं इस बैकग्राउंड के थ्रू क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बैकग्राउंड में क्या हूं, रेस्ट पे हूं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिससे हम किसी भी बॉडी का या तो हम पोजीशन बताते हैं या हम बताते हैं कि वो रेस्ट पे, मोशन में है तो कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड है, या पोजीशन बताएंगे तो उस पोजीशन के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो हम उसके बाद में हम शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन क्या है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिवली मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, यानी कि मैं बैकग्राउंड के रिलेटिवली क्या हूं, रेस्ट पर हूं। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड के रिलेटिवली मोशन पे हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बैकग्राउंड के रिलेटिवली मैं मोशन कर रहा हूं। ठीक है, तो बस यही ही क्या है, रिलेटिव मोशन है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर रखा है कि एक्स वाई एक फ्रेम बना रखा है जो क्या है, हमारा रेफरेंस फ्रेम है। इसमें एक पॉइंट की पोजीशन हमने क्या रख रखी है, 1 है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r1 वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, r1 वेक्टर उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और वो वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर चला जाता है। ठीक है, तो उसका जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाता है, r2 वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, फाइनल पॉइंट का वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का वेक्टर। ठीक है, तो उसे हम क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है जब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r2 माइनस r1। ठीक है, r2 माइनस r1 हुआ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है 1 पॉइंट के रिलेटिवली। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्टिवली चेंज हुई है, जो पोजीशन 1 थी उसके रेस्पेक्टिवली वो इतने डिस्प्लेसमेंट पे आ चुका है। तो उसे हम रिलेटिवली कैसे हम डिनोट करते हैं कि r21 वेक्टर। r21 वेक्टर का मतलब है कि r2 की पोजीशन है किसके रेस्पेक्ट में, 1 पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, 0 0 पर है, जिससे हमने रिलेटिवली बताया है कि r की जो पॉइंट 1 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r1 वेक्टर है, और r2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r2 वेक्टर। और इन दोनों पॉइंटों के जो रिलेटिवली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमने r21 वेक्टर से बताया। ठीक है, अगर मैं तीनों वेक्टरों को डिनोट करना चाहूं, तीनों वेक्टरों में रिलेशन फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो आप कि वन जो पॉइंट है हमारा उसका जो वेक्टर है वो क्या है, r1 वेक्टर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट का जो वेक्टर है वो r2 वेक्टर है। ठीक है, और r1 से हम r2 की ओर डिस्प्लेसमेंट पे गए तो जो उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r21 है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। तो हमने क्या लिख रखा है कि ये बीच की डिस्टेंस है वो r21 है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, पॉइंट 1 से सेकंड की ओर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट 1 का वेक्टर। ठीक है, और जो 1 से 2 में गए हम तो उसकी लेंथ तो क्या है, r21 है। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, 1 से 2 की ओर, यानी कि ये हो गया। ठीक है, और जो r2 वेक्टर है उसकी ओरिजिन से जो वेक्टर है वो हमारा क्या है, 0 0 से 2 पॉइंट की ओर हमारा वेक्टर है। तो यहां से हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है जिससे हम वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकते हैं कि अगर एक वेक्टर लिखा हुआ है और उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी है तो r1 प्लस r2 1 होगा। ठीक है, ये वेक्टर है, r1 प्लस r2 1 वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके टेल से जो लास्ट पॉइंट है उसके हेड को मिलाने वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, किसकी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो एक तो हमने क्या किया कि r1 प्लस 2 वेक्टरों का एडिशन किया है तो उससे हमें रिजल्टेंट मिला, और उसी रिजल्टेंट को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, r21 वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। या मैंने क्या बताया कि पोजीशन 1 के रिलेटिवली पोजीशन 2 में कितना चेंज हुआ, और वेक्टरली हमने ये शो किया है। ठीक है, r21 का क्या है कि
टू की पोजीशन है, किसकी, टू की पोजीशन है ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। ठीक है, इसको मैं, एक मिनट, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पोजीशन वन का, सॉरी पोजीशन टू की वन के रेस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या है, r2 1 है, टू की वन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं इसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, r21 अपॉन v21 v2 माइनस v1। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, या जो टाइम इंटरवल लगा उसमें, उससे मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। जो r21 है वो क्या होगी, इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि पार्टिकल 2 की वेलोसिटी होगी और किसके रेस्पेक्ट में होगी, 1 के रेस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब मैं यहां पर एक, ठीक है, एक और चीज मैं देखता हूं। ठीक है, इफ ए आर इक्वल टू रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर जो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन है, सबसे पहले तो हमने देखा कि सेकंड पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट के रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट क्या, फिर हमने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को, जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको हम देख रहे हैं कि अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो वही मैंने किया है कि इक्वेशन मोशन लगा दिया, और जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव पोजीशन के, रिलेटिव एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी मिलेगी। ठीक है, कि वी आर इक्वल टू यू आर प्लस ए आर टी, एस आर यानी कि रिलेटिव पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और यू आर प्लस हाफ यू टी, यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, और वी आर का स्क्वायर यू आर का स्क्वायर प्लस 2r एस आर। ठीक है, तो सभी टर्म्स क्या हो गए, रिलेटिवली हो गए। ठीक है, टाइम एब्सोल्यूट है, यानी कि टाइम दोनों स्थितियों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, टाइम रिलेटिवली नहीं है यहां पर। ठीक है, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, टाइम रिलेटिवली है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं, यहां पर हो गया, ये हो गया, रिलेटिव हो गया। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिलेटिवली हमने ये बता दिया कि अगर पोजीशन है तो रिलेटिव पोजीशन हो जाएगी, और मोमेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हो जाएगी, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ की तरफ है, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं। ठीक है, ट्रेन ए क्या करती है, मूव करती है नॉर्थ डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और ट्रेन बी मूव करती है किसमें, साउथ डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड क्या होती है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द, पॉइंट ए में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ऑफ बी टू ए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, फिर हमें सी में बताना है कि क्या बताना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। ठीक है, अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ए इज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हमें क्या बताना है कि मंकी की वेलोसिटी बतानी है, कहां बतानी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और हमें इससे क्या कहा गया है, जो मंकी है वो क्या कर रहा है, जो ट्रेन वन है उसके ऊपर, उसकी जो स्पीड है उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, 18 किलोमीटर पर सेकेंड है, किसके रेस्पेक्टिवली, ट्रेन ए के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, तो उससे हमें समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। कि ए ट्रेन है वो क्या करती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, बी ट्रेन है वो कहां जा रही है, वो साउथ में जा रही है। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है, ए नॉर्थ में जा रही है, ए नॉर्थ में जा रही है, और बी कहां जा रही है, साउथ में जा रही है। ए नॉर्थ में और बी साउथ में। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि
कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि ए ट्रेन तो नॉर्थ में जा रही है और बी साउथ में जा रही है। ए की जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है और बी की 90 किलोमीटर पर आवर है। इसकी तो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम याद रखेंगे कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर दे रखा हो तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम इक्वल कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली आता है तो फिर कभी बताएंगे कि कैसे आता है, ठीक है। 54 और आ भी जाएगा यार, जस्ट चिल, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 किलोमीटर को क्या लिख दूं, 1 किलोमीटर को लिख सकता हूं मैं 1000 मीटर, ठीक है। आर को मैं सेकंड में क्या लिख दूंगा, 360 सेकंड्स, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो गया ये, और इसे काट दूंगा 20 से 20, ठीक है। तो ये 5 से 5 बार और ये 18 बार, तो 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलोमीटर पर आवर को लिख दूंगा मैं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 4 जा 18 3 जा 18 3 जा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18, ठीक है। 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगा हमारे 25 मीटर पर सेकंड। ये तो मैंने क्या किया, यूनिट्स को चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये ए नॉर्थ में जा रहा है और बी साउथ में जा रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं एक की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं तो दूसरे की डायरेक्शन मुझे क्या लेनी होगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी दे रखी है, और वेलोसिटी की क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे नॉर्थ वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर है तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव लगा लिया, क्योंकि बार बार हमें नॉर्थ साउथ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। वरना हमें जब भी हम लिखेंगे यूज करेंगे तो हमें नॉर्थ साउथ लिखना पड़ेगा। ये तो हमें जो दिया गया है हमने वो लिखा है, ठीक है। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये बताओ आप, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे आया ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है आपको विद रेस्पेक्ट टू ए। तो उसके लिए एक मैं ट्रिक टाइप का लाया हूं, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन में हम फाइंड नहीं कर पाते कि किसकी वेलोसिटी निकालनी है और किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर एक, अभी हमने क्या देखा कि जब हमने पोजीशन देखी तो हमने क्या देखा था कि R21 माइनस R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहां पर पहले 2 आया तो R2 आ गया, 1 आया तो बाद में 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही तो इसको हमने क्या बोला कि किसकी पोजीशन का वेक्टर है ये, कि सेकंड की पोजीशन का है, 2 की पोजीशन का विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। किसकी पोजीशन को बता रहा है, रिलेटिवली किसकी पोजीशन को बता रहा है ये, कि सेकंड की पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू 1। ऐसे ही अभी हमने लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ 1 होती है v2 माइनस v1, ठीक है। और ये जो v21 है वो किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। किसकी वेलोसिटी है, रिलेटिवली किसकी वेलोसिटी है, 2 की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे कि इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, f2 ऑफ 2 और 2 1, ठीक है। सिर्फ इतना सा याद रखेंगे, या हिंदी में आप याद रखना चाहें तो मैं आपसे कहूंगा काके याद रखो। क्या 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 कहना चाह रहा हूं, काके का मतलब क्या है कि ना है 2 की या 2 का वेलोसिटी, ठीक है, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ए के सापेक्ष, ठीक है। हिंदी में पूरा लिखेंगे फिर हम, ठीक है, कि 2 का वेलोसिटी 1 के सापेक्ष में। तो मैंने क्या याद रखा, का और के, ठीक है।
किसका, 2 का, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ठीक है, यहां पर 1 लिख दिया। और या फिर मैं क्या याद रखूं, मैं याद रखूं ऑफ 2 यानी कि सेकंड पॉइंट, ठीक है, किसकी, 2 की, किसके रेस्पेक्ट में, 2 1, ठीक है। सिर्फ मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ऑफ और 2 फाइंड करना है कि कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मैंने क्या बताया, ट्रिकी टाइप का बताया ना। क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि एक तो ऑफ ढूंढना है और एक हमें 2 ढूंढना है, ठीक है। तो आपको आसानी होगी कि किस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है और क्या हमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि हम किसके रिलेटिवली वेलोसिटी या पोजीशन या एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। क्योंकि जैसे ही क्या होगा कि अगर आपने 2 का 1 और 1 का 2 कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने 2 का 1 और 1 का 2 कर दिया तो आंसर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे और ऑप्शंस में ऐसे ही हमें आंसर मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारे आंसर गलत हो जाएंगे, जबकि आपने सोल्व सही किया था। क्योंकि कैलकुलेशन में तो मैग्नीट्यूड आएगा, बट वेलोसिटी को क्या बताएंगे, डायरेक्शन के साथ बताएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसकी वेक्टर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन ए में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें ऑफ और 2 को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि पहले बी है, ऑफ बी और टू ए, ठीक है। तो यहां से मैं बी चुरा लूंगा, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी बी और ए, ठीक है। और जो पहले बी आता है तो बी और माइनस वी ए, ठीक है। अब वी बी और वी जी क्या है, तो वी बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है ट्रेन की, और वी ए क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जो वेलोसिटी है ट्रेन की, जो वेलोसिटी है वी बी, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और चीज लगाना चाहूंगा कि मैं इसे क्या लिख दूं, बी जी और ए जी, ठीक है। तो बीजी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सेम ये ऑफ और टू सभी में लगेगा, या का के सभी में लगेगा, यानी कि बी का वेलोसिटी ए के सापेक्ष, ठीक है, या ऑफ द वेलोसिटी बी टू रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, यानी कि बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लगेगा, ऑफ बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और यहां पर भी क्या लग जाएगा, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी से तो रिलेटिवली हमने बी को फाइंड किया है, या जो बी ट्रेन बी है उसकी वेलोसिटी, ये जो 90 किलोमीटर पर सेकंड है, ये कहां से आया, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो चल रही है 90 किलोमीटर पर हावर से, तो ये हमारी क्या है, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, और जो 54 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 54 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक ऐड कर दिया, हम चाहते तो हम वहां पर भी ऐड कर सकते थे जहां पर हमने फर्स्ट में पोजीशन देखी थी, पर वहां पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ओरिजिन था, तो हमने वहां पर नहीं लिखा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी क्वेश्चन है, उसमें ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि हम क्या लिखेंगे, ऑफ ग्राउंड, यानी कि ये हो जाएगा ऑफ जी, ठीक है। और ये क्या है, टू बी है, तो पहले जी लिख देंगे और बी, ठीक है। पहले क्या है, पहले ऑफ वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद में टू वाला लिखते हैं, पहले ऑफ वाला फिर टू वाला, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी जी माइनस वी बी, और दोनों को मैं कहां से, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है, तो दोनों में मैं जी जी लगा देता हूं, ठीक है, दोनों में मैं जी लगा, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी हो जाएगी, जीरो, और बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो यहां पर हमें बीजी लिखना होगा, ठीक है। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है, वेक्टर है सब, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, जो मंकी है वो ट्रेन ए की रूफ में जा रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है कि
जो ट्रेन ए है जो 54 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो मंकी क्या हो रहा है, अगेंस्ट ए की डायरेक्शन के अगेंस्ट में मोशन कर रहा है, ठीक है, या वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि आप बताओ, एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, तो आप बताओ कि मंकी की वेलोसिटी क्या है, जो ट्रेन ए के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि जो मंकी है वो क्या कर रहा है, मंकी हमारे पास है, तो यहां पर क्या है कि जो मंकी है वो ट्रेन ए की जो छत है उसके ऊपर ट्रेन ए की वेलोसिटी के अगेंस्ट, यानी कि जो ट्रेन ए वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही, पर उसके ऊपर मंकी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमें बताना है, क्या बताना है, हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी दिखानी है। तो हम लिख सकते हैं कि मंकी की जो वेलोसिटी है वो मंकी की वेलोसिटी और रेस्पेक्ट में ए के रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, मंकी की वेलोसिटी माइनस ए ट्रेन की वेलोसिटी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये मैंने रिलेशन लिखा है, सिर्फ अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर हमने लिख रखा है कि ए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, बी साउथ डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड आ गया और ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में हमें फाइंड करना है कि आप बताओ कि VBA क्या है, यानी कि B की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू A क्या है, ठीक है। VBG हो जाएगा ये माइनस VAG, ठीक है। तो ये जो हमने वेलोसिटी फाइंड की है या उसने हमें दी है, तो ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमारी VAG है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी दी गई है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी गई है कि ग्राउंड पे जो ट्रैक बना हुआ है उस पर वो ए ट्रेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर से स्पीड वेलोसिटी से दौड़ रही है, ठीक है। और ये जो VBG है, ठीक है, यानी कि जो बी ट्रेन है वो ट्रैक पर या ग्राउंड पर -15 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन के साथ साउथ डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, BG क्या है -25 है, ठीक है, विद साइन के साथ रखूंगा, और AG क्या है 15 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 530 40 माइनस का 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये VBA क्या है, B का वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में, यानी कि B की A के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है -40 मीटर पर सेकंड है, या मैं कहना चाहूं कि 40 मीटर पर सेकंड इन साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि आप क्या बताओ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड की वेलोसिटी बतानी है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी बता देंगे, तो ग्राउंड की वेलोसिटी ऑफ बी टू ए, पहले ऑफ वाला आता है ऑफ जी टू ए, यानी कि जी की बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो यहां से लिख देंगे वी जी माइनस वी बी, ठीक है। और दोनों की ग्राउंड लगा देता हूं मैं, क्योंकि ग्राउंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, ठीक है। और VBG क्या हो जाएगा माइनस का 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड है वो क्या कर रहा है, वो B के रेस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा है, क्योंकि अगर ट्रेन साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो ग्राउंड है वो ट्रेन के रेस्पेक्टिवली कहां जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। थर्ड है कि मंकी क्या कर रहा है, मंकी ट्रेन ए की छत पर क्या कर रहा है, रेस्पेक्टिवली दौड़ रहा है, ठीक है।
साउथ डायरेक्शन में, यानी कि एम ए वी एम ए इक्वल टू वी एम माइनस पी ए जी लगा देते हैं। ठीक है, जी लगा दिया हमने। अब इनकी वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं कि देखो ट्रेन ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो मंकी इसकी छत पर बैठ के साउथ डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो मंकी की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? मंकी की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मंकी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी साउथ डायरेक्शन में कहां जा रहा है? माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, और साउथ डायरेक्शन को मैंने क्या लिया? नेगेटिव लिया। तो मैंने क्या लिखा कि जो मंकी की ये क्या है हमारे पास पता है, ये हमें ये क्या है माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ग्राउंड के सापेक्ष हमें मंकी की वेलोसिटी नहीं पता, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें मंकी की वेलोसिटी नहीं पता, तो वो हमने लिख दिया ऐसे। और जो ए जी है, वी ए जी है, वो क्या है? वो है प्लस का 15। ठीक है, प्लस का 15 है, तो यहां से हम ये फाइंड कर लेंगे वी एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 प्लस 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस का 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एम की वेलोसिटी हो गया। ठीक है, मंकी की वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हमने तीनों क्वेश्चन जो थे वो हमने सोल्व कर लिए, जिसमें हमने क्या किया है? वेलोसिटी फाइंड किए किसी भी रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक बार हमसे पूछा गया कि ए के रेस्पेक्ट में आप बी की वेलोसिटी बताओ, दूसरे में हमसे पूछा गया कि ग्राउंड की वेलोसिटी बताओ किसके रेस्पेक्ट में? बी ट्रेन के रेस्पेक्ट में। और हमने उसका एक सिंपल सा तरीका फाइंड किया है कि आप ऑफ फाइंड कर लो, ऑफ और आप टू फाइंड कर लो, यानी कि ऑफ मतलब किसकी वेलोसिटी, टू का मतलब है किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया, तो हम कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल होगा उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि किसी भी स्लोप है, कोई भी कर्व है, तो अगर उसकी जो स्लोप बनाई जाती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? जो उसकी स्लोप होती है वो tan थीटा से शो करते हैं। ठीक है, और अगर वो कर्व वेरिंग कर्व है तो उसके हम टेंजेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई कर्व है, ठीक है, तो उसका जो अगर वो सिंपल कर्व है, ऐसा कर्व है, ऐसे एक स्टैटिक लाइन है, तो इसका जो थीटा है वो हमें क्या बताता है? वो हमें उसका जो tan थीटा है वो हमें क्या बताता है? स्लोप बताता है। ठीक है, tan थीटा हमें क्या बताता है? स्लोप बताता है। बट अगर कर्व इस प्रकार से वेरिंग कर्व है, तो हम उसका क्या करते हैं? टेंजेंट फाइंड करते हैं। टेंजेंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो θ1, θ2 और θ3 बनता है, इस प्रकार से बनेगा। तो हर पॉइंट पर क्या होगा? वेरिंग थीटा होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पर हम क्या करते हैं? टेंजेंट फाइंड करते हैं, या हम उसके हर पॉइंट पर क्या देखते हैं कि उसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो उसका जो एरिया है, इसका जो स्लोप है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, और वहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से हमें x1 x2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा बन रहा होगा, तो यहाँ से हम tan थीटा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, बट अगर कोई वेरिंग फंक्शन है, वेरिंग कर्व है, तो उसके एक पॉइंट पर हम टेंजेंट शो करते हैं, और उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो हमारे पास क्या होती है? dy/dx होती है। यहाँ पर y क्या है? y यहाँ है, और x हमारे पास क्या है? x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन xt ग्राफ बना देते हैं। y और t को हम क्या ले देते हैं? इसको x ले लेंगे, इसको t ले लेंगे। ठीक है, xt ले लेते हैं, तो उसकी जो टेंजेंट हो जाती है ग्राफ एट t इक्वल टू t नॉट गिव एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t नॉट। अगर किसी एक वेरिंग पॉइंट पर कोई t नॉट का पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई t नॉट का पॉइंट है,
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम उस पर टेंजेंट शो करेंगे, ठीक है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो स्लोप क्या शो करेगा कि वो वेलोसिटी बताएगा dx अपॉन dt, जो कि क्या होगी, वेलोसिटी होगी एट t नॉट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर जो हमारे पास जो टेंजेंट होगी या उसका जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो स्लोप को शो करेगा, ठीक है, वो स्लोप को शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप आ गई कि हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि स्लोप क्या होती है, जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है और अपॉन x कोऑर्डिनेट है, तो उनका जब हम मिनिमम गैप लेते हैं, एक इंस्टेंटेनियस जो हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो हमें क्या होती है, dy बाई dx होती है, या अगर x और t में ग्राफ बना हुआ है तो हमारे पास क्या होती है, x dx अपॉन dt होती है, जो कि क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास हमें मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास मिल जाती है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि हमारे पास यदि ग्राफ एक स्टैटिक ग्राफ है, इस प्रकार से एक स्केंट लाइन है, सीकेंट लाइन है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एक्स है, तो इसका जो स्लोप है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये t1, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका x1, ठीक है। इसी प्रकार से ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा t2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा x और डेल्टा t फाइंड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा x2, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1, और ये क्या हो गया हमारे पास t2 माइनस t1, और इसे मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है कि एवरेज रेट बताता है, ये एवरेज वेलोसिटी शो करता है, जो कि कहां से कहां गई, x1 से x2 तक गई, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने सीकेंट का स्लोप फाइंड किया है। अगर वेरिंग कर्व हो, इस प्रकार से कर्व हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उस टेंजेंट का जो थीटा फाइंड होता है, वो थीटा क्या होता है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड होता है, ठीक है। अगर ये एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर हमने dy बाई dx कर रखा है, तो यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, तो उस एक वेरिंग फंक्शन के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक छोटे से एलिमेंट के लिए हम टेन थीटा को फाइंड कर पाते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बताता है, किसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ बताता है, y की रेट ऑफ चेंज ऑफ बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से क्या किया कि कैसे हम टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड करते हैं dy बाई dx या dx बाई dt। अगर x और t पे x t के रेस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है, तो हम उसे dy बाई dt लिख दें। अगर y x के रेस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या लिख देंगे, dy बाई dx, यानी कि हमारे पास y पर क्या है और x पर क्या है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने दो ग्राफ देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि स्लोप क्या होती है और हमने सीकेंट की जो टेंजेंट है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, या फिर जो वेरिंग कर्व है उसका हम टेंजेंट कैसे फाइंड करें। तो वेरिंग कर्व है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx करते हैं, ठीक है। अगर सीकेंट होता है या कांस्टेंट वेरिंग फंक्शन है, तो उसका क्या करते हैं, हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो क्या है, एवरेज क्या है, हर जगह पर फिक्स आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, उसकी टेंजेंट उसकी जो स्लोप है वो वेरिंग नहीं कर रही है, ठीक है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कर्व दे रखे हैं, जिसमें हम सारे कर्व पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि ये कर्व क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। कर्व भी बोलते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, अभी बोलेंगे, ठीक ना। तो आप ये बताओ कि x का एक पॉइंट है और सीधी लाइन है और t इधर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, t1 होगा, t2 होगा, t3 होगा और t4 होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो कर्व है वो t1 टाइम था तब यहाँ था,
t2 टाइम था तब यहाँ आ गया, t3 टाइम था तो यहाँ आ गया, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है। बट इसके जो x का कोऑर्डिनेट है वो पहले यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा मान लेते, सिर्फ माना है हमने, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या x का टर्म बढ़ रहा है क्या? x तो 3 पर है बट टाइम बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब कहना क्या जा रहा है कि x किसे डिनोट करता है? x डिनोट करता है पोजीशन को, पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। टाइम को डिनोट कर रहा है t, ठीक है, t टाइम को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कि यानी कि कोई भी पॉइंट है या कोई बॉडी है तो वो टाइम के रेस्पेक्टिवली उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी की टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो क्या वो रेस्ट पर है? हाँ बिल्कुल रेस्ट पर है, कि अगर किसी भी बॉडी की टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट पर है। तो ये कर्व शो कर रहा है हमें कि बॉडी कहां पर है? रेस्ट पर है, ठीक है। अब अगर है ना हमारे पास क्या हुआ कि इसमें इस कर्व में टाइम का कोऑर्डिनेट ये है, ये कर्व है, आप ध्यान से देखेंगे तो कर्व दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। एक मोटी सी लाइन बनी हुई है, ठीक है। मैं फिर बनाता हूं कि ये कर्व है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू लाइन जो है वो कर्व है, ठीक है, वो कर्व है, ठीक है। तो पहले टाइम t1 था, फिर टाइम t2 हो गया, फिर टाइम 3 हो गया, यहाँ पर ये कर्व खत्म हो गया, ठीक है। और v के कोऑर्डिनेट्स हैं, v क्या है? वेलोसिटी है, v क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, t क्या है? टाइम है, ठीक है। और वेलोसिटी ये ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पर दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0, और जो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 है। और t1 टाइम पर भी 0 है, t2 टाइम पर भी 0 है, t3 टाइम पर भी 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे कि टाइम के साथ बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी क्या होती है कि पोजीशन में चेंज हो रहा है, अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जो हमने देखा कि रेस्ट बॉडी है तो उसका कर्व ऐसा होता है, और अगर उस रेस्ट बॉडी की हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो उसका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि जब पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, तो जब पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी 0 आएगी। तो वेलोसिटी 0 को तो शो कर रहा है कि वेलोसिटी 0 है, जो t1 टाइम था उस पर भी 0 थी, t2 टाइम है उस पर भी 0, और t3 टाइम है उस पर भी 0, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है? 0 है, 0 है, यानी कि बॉडी कहाँ है? रेस्ट पर है, ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है। जब आप ये बताओ कि जब किसी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी में चेंज भी क्या होगा? 0 होगा। और वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि t1 टाइम पर भी 0 है, t2 टाइम पर भी 0 है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या? उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी 0 से t1 टाइम पर 0 थी, t2 टाइम पर कुछ और हो जाती तो उसमें डेल्टा चेंज आ जाता, और डेल्टा चेंज आ जाता तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता। बट हम क्या देख रहे हैं कि t1 टाइम पर भी क्या है? वो वेलोसिटी 0 है, t2 टाइम पर भी उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उस बीच में क्या है? एक्सेलरेशन भी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि बॉडी कहां पर है? रेस्ट पर ही है, ठीक है। हालांकि हम कहां से बताते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है? वेलोसिटी से बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हो सकता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा हो, बट हमारे पास क्या है? v का मान कांस्टेंट है। v का मान कांस्टेंट का मतलब क्या है? v का मान 0 था, 0 ही है, और आगे टाइम के साथ भी 0 ही है, ठीक है। अगर किसी वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, कुछ टाइम के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड है, और अगले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी कॉन्स्टेंटिविटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। उसे हम आगे के ग्राफ में देख लेंगे तो वहां से भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि x तो क्या था? पोजीशन था, ठीक है, पोजीशन था, ठीक है, और t क्या था? टाइम था, यानी कि ये टाइम है, ठीक है। तो 1 2 3, और यहां से x
1 2 3, ठीक है, ये 0 0 है, यानी कि t1 टाइम पर पोजीशन x1 है और t2 टाइम पर 2 है, t3 पर 3 है, यानी कि टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ तो कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा और उनके बीच में निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वी होता है, ठीक है, वेलोसिटी होता है। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि जो पोजीशन है टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि जो बॉडी है वो मूविंग बॉडी है और उसकी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि हर पॉइंट पे जहां पर भी मैं थीटा फाइंड करूंगा वो सब कहां पर आएगा, वो थीटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर दिया, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी क्या है, मूविंग है, ठीक है। अब हम उसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, टाइम के साथ t1 t2 t3 है, ठीक है, ये मान लो कि 1 होगा, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है। तो टाइम देखते हैं हम कि टाइम बढ़ रहा है, t1 हुआ, t2 हुआ, t3 हुआ, और वेलोसिटी मान लेते हैं कि v3 कोई वेलोसिटी थी या v वेलोसिटी, यहाँ पर ये v वेलोसिटी है, ठीक है, इस 3 पर v वेलोसिटी, तो t1 t2 टाइम बढ़ने के बाद भी वेलोसिटी क्या है, v ही है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हमें मिल रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी हमें मिल रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, क्योंकि v अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, कि v में जो चेंज हुआ वो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। ये मैंने बताया नहीं कि क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक्स में कोई चेंज नहीं है, ये 0 है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, तो डेल्टा v में कोई चेंज नहीं है, 0 है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, या यहां से भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि डेल्टा एक्स में चेंज आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम में 1 2 3 का कांस्टेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी से v आ गया, ठीक है, v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि डेल्टा v क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ, इस कर्व में हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, 1 2 3 हमारे पास टाइम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट उसके साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी मान लो तो पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा v क्या हो गया, 0 हो गया, डेल्टा v 0 हो गया, तो उससे क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप का कर्व हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप का कर्व है जिसमें क्या हो रहा है कि टाइम के साथ जो x है वो भी वेरिंग कर रहा है, यानी कि x बढ़ रहा है, टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है, x ज्यादा वेरिंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसमें कॉन्स्टेंटिटी नहीं है, यानी कि हमारे पास जो कर्व है वो पहले थीटा 1 पर हमारे पास टेंजेंट आती है, फिर हमारे पास थीटा 2 पर आती है, फिर थीटा 3 पर आती है, यानी कि हमें इसका जो एक्सेल वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, dx अपॉन dt से हम क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो कर्व है वो शो कर रहा है कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हर टाइम पे आगे बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि x और t का ग्राफ क्या शो करता है, वेलोसिटी को शो करता है। यहाँ पर हम dx अपॉन dt से उसके हर पॉइंट पर जो स्लोप है या जो वेलोसिटी वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उस वेलोसिटी को प्लॉट किया टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्टिव में, तो ये टाइम होगा t1 t2 t3, यहाँ पर v1 v2 v3, ठीक है, v4, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया कि t1 टाइम t2 टाइम t3, तो t1 टाइम था तो वहां पर वेलोसिटी v1 होगी, v2 टाइम पे v2 होगी और t3 टाइम पे v3 होगी, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है, यहाँ पर भी थीटा है, यानी कि स्लोप क्या है, इसका कांस्टेंट है, ठीक है। एक सिंगल लाइन या कांस्टेंट लाइन क्या शो कर रही है कि उसका जो स्लोप है वो हर जगह पर क्या है, थीटा है। अगर ऐसा वेरिंग कर्व होता है तो उसका थीटा चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि स्लोप क्या है, हमारा कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा v में जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या आएगा, स्लोप के बराबर या कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उसे ही हम t1 टाइम, t2 टाइम और t3 टाइम में देख सकते हैं कि जो टाइम के साथ है वो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, a नॉट के बराबर कांस्टेंट आ रहा है। a नॉट के बराबर की यानी कि टाइम चेंज हो रहा है पर जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया कि अगर, और ये क्या है, v अपॉन टी टाइम में, v अपॉन टी क्या यानी कि वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को प्लॉट किया कि अगर किसी भी कर्व स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी कि उसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और स्लोप क्या होता है, dv अपॉन dt या dx अपॉन dt, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज अपॉन x कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज, ठीक है। भाई ये तो लिख रहे हैं ना dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट में क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में क्या है, t है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट में क्या है, x है, y कोऑर्डिनेट में x है, और सॉरी y कोऑर्डिनेट में x है और x कोऑर्डिनेट में क्या है, t है। तो dy बाई dx किया हमने, तो यहाँ से हमें क्या मिला, dx अपॉन dt, और ये dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है, जिसमें हमने क्या देखा कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी जीरो है विद टाइम, तब भी क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे एक कंसेप्ट और है, तो उसे भी हमने पढ़ रखा है, बस हम सिर्फ फाइंड करेंगे कि हमने क्या पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था इससे पहले। इंटीग्रेशन में हम क्या फाइंड करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व अगर हमें फाइंड करना है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में कर्व है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में कर्व है, इस प्रकार से कर्व है। तो हमें क्या करना है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, तो हम y कोऑर्डिनेट इंटू x कोऑर्डिनेट कर देंगे, ठीक है, y इंटू x कोऑर्डिनेट कर देंगे, या इस एरिया के अंडर का कर्व फाइंड करेंगे। तो इस एरिया के अंडर ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का मान लेते हैं कि ये बेस डेल्टा t है, ठीक है, ये डेल्टा t बेस है, तो बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या होगी, डेल्टा v। और यहां से क्या देख सकते हैं हम, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आएगी या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई कि अगर v इंटू टी का ग्राफ है और उसके कर्व के अंडर का हम एरिया फाइंड करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, जो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट है उसका मल्टीप्लाई मिलता है। और अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, कर्व की हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो हम जो y कोऑर्डिनेट है उसका डिवाइडेशन करते हैं x कोऑर्डिनेट के साथ में। इससे आप क्या करेंगे, एक ट्रिकी है ये, मैं ठीक है, मैंने ट्रिकी निकाली है, या मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो जब हमने dy बाई dx किया, यानी हमने y कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट का डिवाइडेशन किया, तो हमारे पास स्लोप आया, ठीक है, यानी कि हमारे पास डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, उस कर्व के अंडर का एरिया आएगा, ठीक है, या वो क्वांटिटी हमारे पास आएगी। इसे आप याद भी रख सकते हैं, या इससे आप कभी कंफ्यूजन हो तो क्रॉस चेक भी कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आने वाली है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, एक कर्व है जिसमें y कोऑर्डिनेट पर हमारे पास v है, y कोऑर्डिनेट पर v है, y कोऑर्डिनेट पर v है, और x कोऑर्डिनेट पर हमें टाइम दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमने y अपॉन टी किया, यानी कि dv अपॉन dt किया, तो इससे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। बट हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, हमसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x होता है, और x को हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया दोनों कोऑर्डिनेट्स को
तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आता है, ठीक है। अब इस एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये तो क्या बन रहा है, हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जिसका बेस क्या हो जाएगा, ये 0 0 है, तो यहां तक की बेस हो जाएगा इसका 10, ठीक है। और ये लेंथ, ये हाइट क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 है तो ये 10 है, तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो गई, ठीक है, ये भी 10 हो जाएगी। और यहां से यहां तक ये कोऑर्डिनेट 10 है, ये 40 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये एक ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं कि ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस इस ट्राइंगल का एरिया और इस बेस का एरिया को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इस एरिया अंडर द कर्व आएगा। और एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, या जो एरिया अंडर द कर्व है वो कौन सी क्वांटिटी को शो करेगा, वो शो करेगा y इंटू एक्स को, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 क्या है, 10 किसका कोऑर्डिनेट है, टाइम का कोऑर्डिनेट है, और हमने जो दूसरा 10 है वो किसका कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है, या डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि लेंथ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ 30 इंटू 10, ठीक है, 30 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 300, तो ये क्या हो जाएगा 350, 350, ठीक है। और कोऑर्डिनेट किस में आ जाएगा, अगर ये सेकंड में है, ये सेकंड में है और ये मीटर में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 350 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है उनका मल्टीप्लाई करने वाली हमारे पास वो तो हमारे पास क्वांटिटी आती है, और एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड करना है। अगर एरिया अंडर द कर्व इस प्रकार का है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी शेप है, अगर ऐसी शेप है तो ये जो y का फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y dx करेंगे, तो हमारे पास y वही y का कोऑर्डिनेट इंटू dx क्या है, x का कोऑर्डिनेट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसके अंडर का जो एरिया अंडर द कर्व है a से b के बीच का हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है, शेडेड एरिया फ्रॉम a टू b, यानी कि हमें लिमिट दी गई है a से b के अंदर का शेडेड एरिया हमें बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, a से b इंटीग्रल कर लेंगे किसका, फंक्शन का, fx इंटू dx, fx क्या है, y पर वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ कि एरिया ऑफ a इंटू टी ग्राफ गिवन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि ऐसा ग्राफ है तो उसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। तो हमने देखा है कि a और t कोऑर्डिनेट्स में बनाया गया है, तो a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, हमारे पास वेलोसिटी आती है, यानी कि जो इसका एरिया अंडर द कर्व है वो क्या दिया गया है, वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और वही हमसे पूछा भी गया है कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा v, t1 से t2, यानी कि डेल्टा v हमारे पास क्या हो जाएगा, t1 लिमिट से t2 लिमिट में, और वहां पर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेल्टा t, ठीक है, a इंटू डेल्टा t, ठीक है। तो एरिया को हमने लिख दिया, और एरिया को हम जब t के साथ मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रल कर लेंगे तो हमारे पास डेल्टा v में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, a क्या होता है, a क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अगर मैंने यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा v इंटू a इंटू डेल्टा t, ठीक है। तो यही तो कर रहे हैं, अगर हमारे पास चेंज क्या है, छोटा छोटा चेंज है, तो वहां पर हम क्या करें, छोटे छोटे चेंज का मतलब है कि कर्व हमारे पास कैसा है हमें नहीं पता, ठीक है, एक ऐसा कर्व है जो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो एरिया है उसको फाइंड कर लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास डेल्टा v आ जाता है, ठीक है।